हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, कहाँ होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है, डीएनए फॉक क्या होता है। तो इसके बारे में आज सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए रेप्लिकेशन पहली बात तो होता क्या है? देखिए क्या होगा कि डीएनए अपने आप की खुद की कॉपी बनाएगा और जो प्रोसेस होगी उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इट इज ए प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स ए कॉपी इटसेल्फ। यानी कि डीएनए जो है अपने खुद की कॉपी बनाएगा और उस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन। अब बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेट होता क्यों है। जब कोई भी सेल डिवाइड होती है तो उसका जो जीनोम है वो डिवाइड होता है। यदि डिवीजन से पहले, सेल डिवीजन से पहले डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा तो डीएनए का जो अमाउंट है अगली पीढ़ी में वो लगातार आधा होता जाएगा। पहली पीढ़ी में यदि 100% है तो दूसरी पीढ़ी में 50% रह जाएगा, अगली पीढ़ी में 25% रह जाएगा और उससे अगली पीढ़ी में 12.5% रह जाएगा। तो वो डीएनए जो है लगातार कम होता जाएगा। लेकिन यदि डिवीजन से पहले डीएनए रेप्लिकेट होकर दुगुना हो जाता है तो वो जो है डॉटर सेल में इक्वली वो जो डीएनए का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई डीएनए जो है रेप्लिकेट क्यों होता है, क्योंकि डिवीजन के बाद जो है डीएनए को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। तो डिवीजन से पहले डीएनए जो है रेप्लिकेट होगा। अब बात करते हैं कि डीएनए कहाँ रेप्लिकेट होता है, कौन सी अवस्था में होता है। हमने सेल साइकिल, ये जो है सेल साइकिल बनाई हुई है। सेल साइकिल में एक होती है डिवीजन फेज, यहाँ से यहाँ तक जो है डिवीजन फेज है और सारी ये यहाँ से यहाँ तक पूरी जो है इंटरफेज है। यानी कि डिवीजन फेज तो बहुत छोटी होती है और इंटरफेज बहुत बड़ी होती है। इस इंटरफेज को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, G1, S और G2 फेज। G1 जो है गैप फेज कहलाती है, G2 भी गैप फेज कहलाती है और S जो होते हैं सिंथेटिक या सिंथेसिस फेज कहलाती है। ठीक है, G1 के और G2 में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कि डिवीजन में भाग लेने वाले जो भी प्रोटीन होते हैं ना उनका निर्माण होगा। जो एस फेज होती है वहां डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए सिंथेसाइज होता है, इस वजह से इसको एस फेज कहते हैं। अब बात करते हैं कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन का मोड है वो क्या है। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, हमने ये पढ़ा। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए रेप्लिकेशन के मोड भी उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि डीएनए जो है तीन तरह से रेप्लिकेट हो सकता है। एक है कंजर्वेटिव मेथड, दूसरा है डिस्पर्सिव मेथड और तीसरा है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। यानी कि तीन ही तरीके हैं जिनके द्वारा ये हो सकता है। उन्होंने कोई मतलब ये अजम्पशन था, उनका ये अनुमान था कि इन तीन तरीके से हो सकता है, इनमें से कोई एक तरीका भी हो सकता है या तीनों तरीके से। कंजर्वेटिव में क्या होगा कि डीएनए जो है वो पेरेंटल डीएनए एज इट इज रहेगा और नया जो डीएनए डॉटर डीएनए वो जो है क्या कहते हैं नया बनेगा, बिल्कुल नया बनेगा। तो पहला जो डीएनए है पेरेंटल डीएनए कंजर्व रहता है, यानी कंजर्वेटिव होगा, वो संरक्षित रहता है और नया डीएनए बिल्कुल नया बनेगा। डिस्पर्सिव में क्या होगा कि जो डीएनए है नया बनने वाला वो बीच बीच में जो पेरेंटल डीएनए उसके साथ रहेगा, यानी डिस्पर्सिव मोड में होगा। यानी कि आधा डीएनए जो है कहीं ना कहीं पेरेंटल डीएनए होगा और कहीं ना कहीं जो है डॉटर डीएनए होगा। आने वाला जो डीएनए वो भी होगा, नया डीएनए भी होगा। सेमी कंजर्वेटिव क्या कहता है? सेमी कंजर्वेटिव में कहता है कि एक स्ट्रैंड जो है वो तो पेरेंटल यानी पुराना होगा और एक स्ट्रैंड जो होगा वो नया होगा। तो यानी कि सेमी यानी हाफ, सेमी यानी अर्ध और कंजर्वेटिव यानी संरक्षित। यानी कि एक जो स्ट्रैंड है वो संरक्षित रहेगा, दूसरा स्ट्रैंड नया बनेगा। तो ये इन्होंने तीन मेथड बताए थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इनमें से कौन सा होता है। इन्होंने कहा था कि ये हो सकते हैं। इसको जो है मोड ऑफ रेप्लिकेशन को जो बताया वो बताया था मेसलसन एंड स्टार। मेसलसन और स्टार ने जो है एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया। उसमें क्या किया कि उन्होंने अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप का इस्तेमाल किया, N15 जो है उस आइसोटोप का इस्तेमाल किया
और उन्होंने ये पाया कि जो बनने वाला डीएनए है उसमें आधा स्ट्रैंड जो है N15 इस्तेमाल करता है और आधा स्ट्रैंड जो है वो नॉर्मल जो है नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है, असंरक्षी प्रकार का होता है। अब बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स की बात करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन जो है 3 स्टेप से पूर्ण होता है। पहला जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं इनिशिएशन, डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन, दूसरा कहते हैं इलोंगेशन और तीसरा है टर्मिनेशन, यानी कि चालू होना, स्ट्रैंड का लंबा होना और उसको खत्म करना, ये 3 चीजें हैं। चालू कैसे होता है? होता क्या है कि डीएनए में, ये डीएनए है, इस डीएनए में कहीं जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट्स होती हैं, यानी कि जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है वह जो साइट है उसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये जो है 100 से 200 बेस तक हो सकती है, यानी कि ये स्थान जो है 100 से 200 बेस पेयर का एक टुकड़ा होगा जहां पर कि डीएनए रेप्लिकेशन चालू हो सकता है। इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब इसको सबसे पहले क्या होगा कि प्री आरसी एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो जो है इसको पहचानेगा। ये जो प्री आरसी क्या है? रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। प्री आरसी का मतलब है प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। ये जो प्री आरसी कॉम्प्लेक्स है ये क्या है? सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को पहचानेगा। ये जो है ORC CDC6 MCM, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन्स हैं, इनके कॉम्प्लेक्स, इनके एसोसिएशन से ये जो है प्री आरसी कॉम्प्लेक्स बनता है। ये है ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ये है सेल डिवीजन साइकिल 6 प्रोटीन। ये है मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस प्रोटीन, 2 से 7 इनकी संख्या होती है। ये जो प्री आरसी कॉम्प्लेक्स है, ये प्री आरसी कॉम्प्लेक्स हम कह रहे हैं कि जो एस फेज है वहां डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। लेकिन ये जो प्री आरसी है ये जीवन फेज के अंतिम अवस्था में, जीवन फेज जहां टर्मिनेट होने वाला है और एस फेज स्टार्ट होने वाला है, वहां पर जो है प्री आरसी कॉम्प्लेक्स सबसे पहले इसको, इस साइट को, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जो साइट है इसको पहचानेगा। ये कॉम्प्लेक्स इसको पहचानेगा और यहाँ से इनिशिएशन चालू करता है। फिर दूसरी जो प्रोसेस होती है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा कि अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो खुल जाता है या खोला जाता है। आगे की प्रोसेस जो है हम डीएनए फॉक के अंदर पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ये आपको स्टेप में बता रहा हूं। ये इस तरह से डीएनए जो है बबल के रूप में खुल जाएगा बीच में से, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएंगे। ये जो है काम जो हेलिकेज वगैरह करते हैं। तो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का जो है खुलना होता है इन इलोंगेशन में, और डीएनए का जो रेप्लिकेशन फॉक है ये जो कहलाता है, ये वाई शेप का रेप्लिकेशन फॉक कहते हैं इसको। ठीक है, इस तरह का बनता है। तो ये रेप्लिकेशन का जो फॉक है ये निर्माण होता है। इसके साथ कई तरह के एंजाइम्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ये अटैच होते हैं। इन सब को मिला के कहते हैं रेप्लिसोम। ये एंजाइम्स कौन कौन से होंगे? जैसे हेलिकेज एंजाइम है, एसएसबी प्रोटीन सेल्स, ठीक है, इसके बाद प्राइमेज है, पॉलीमरेज है, ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं? रेप्लिसोम, यानी कि ऐसी संरचना, सोम मतलब बॉडी होती है और रेप्ली मतलब रेप्लिकेशन, ऐसी संरचना जो कि रेप्लिकेशन को कंडक्ट करवा रही है। तो ये जो है रेप्लिसोम कहलाता है। टर्मिनेशन क्या होता है? टर्मिनेशन में क्या होगा कि टाइप 2 डीएनए, टाइप 2 टोपोआइसोमरेज नाम का एक एंजाइम होता है, और ये एंजाइम क्या है? दोनों जो नए बने हुए स्ट्रैंड और पुराने स्ट्रैंड, मतलब कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, उन दोनों को अलग करता है, सेपरेट करता है।
इसी के साथ जो है टर्मिनेशन में एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। ये जो है टीलोमरेज नाम के एंजाइम और टीलोमर, डीएनए के जो एंड्स होते हैं उन टीलोमियर्स कहते हैं, और इन टीलोमियर्स पर रेप्लिकेशन जो है सिंपली फॉर्म में नहीं होता है। टीलोमरेज नाम का एंजाइम जो होता है वो टीलोमियर्स वाले स्थान पर रेप्लिकेशन कंडक्ट करवाता है। अब बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क की। डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क, ये एक प्रारूपिक जो है डायग्राम बनाया है मैंने, इसी में सारी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश की है। देखिए ये क्या है, डीएनए स्ट्रैंड है, और ये स्ट्रैंड जो है ये जो मैंने बीच में खोला था इस तरह से, ये याद करो, ठीक है। तो उसका जो एक एंड लिया है हमने, डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है 5 to 3 डायरेक्शन में होगा, दूसरा 3 to 5 डायरेक्शन में होगा। अब जब स्ट्रैंड ओपन हो जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा, अनवाइंड करने के लिए सबसे पहला जो एंजाइम आएगा वो होता है डीएनए हेलिकेज। सबसे पहला प्रोसेस होगा डीएनए अनवाइंडिंग, ठीक है। डीएनए अनवाइंडिंग में के लिए क्या होगा, एक हेलिकेज नाम का एंजाइम होगा। ये जो हेलिकेज होता है ये इन दोनों जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको तोड़ने का काम करता है। ये जो है इस तरह से रन करेगा, ऊपर की तरफ रन करेगा, और ये ऊपर की तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता जाएगा। जैसे दो रस्सी के दो धागे लिपटे हुए हैं और इस तरह से खोलते जा रहे हैं, तो क्या होगा, पीछे की तरफ जो है कॉइलिंग बढ़ती जाएगी। आगे से यदि खोलेंगे तो पीछे की तरफ क्या होगा, कॉइलिंग बढ़ती जाएगी। तो उसके लिए दूसरा एक एंजाइम होता है टोपोआइसोमरेज या गायरेज। ये क्या करता है, सिंगल कट लगाता है, एक स्ट्रैंड में कट लगाता है, जिससे कि वो जो है एक स्ट्रैंड, उसमें कॉइलिंग जो होती है, सुपर कॉइलिंग जो है वो रिमूव हो जाती है। तो ये दूसरा एंजाइम होता है टोपोआइसोमरेज। सबसे पहला काम क्या होगा कि स्ट्रैंड खुलेगा, सबसे पहले स्ट्रैंड इस तरह से खुल जाएगा। तो खुलने के बाद यदि हेलिकेज इसको एक तरफ से खोलता जा रहा है तो ये जो स्ट्रैंड है ये दूसरी तरफ से नजदीक भी आ सकते हैं, और नजदीक आएंगे तो दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या होगा, दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा फॉग स्टेबलाइजेशन। फॉग जो है वो स्टेबलाइज होना चाहिए। इस स्टेबलाइजेशन के लिए कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं SSB प्रोटीन्स, इनको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं, जैसे जैसे हेलिकेज आगे की तरफ बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये SSB प्रोटीन इसको स्टेबलाइज करते हैं, इसको दोबारा जो है बाइंडिंग होने से रोकते हैं। तो ये SSB प्रोटीन यहाँ पर लगते जाते हैं। तीसरा जो प्रोसेस होता है उसके बाद होता है प्राइमर अटैचमेंट। प्राइमर अटैचमेंट क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर्टी है। डीएनए पॉलीमरेज की क्या प्रॉपर्टी है, डीएनए पॉलीमरेज की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है स्ट्रैंड का इलोंगेशन कर सकता है, यानी कि एक पहले से जो स्ट्रैंड है उसको ये आगे न्यूक्लियोटाइड लगाने की क्षमता रखता है, लेकिन नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस नहीं कर सकता अपने आप। तो क्या होगा कि इसको एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है, और ये जो प्राइमर है ये आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम होता है। ये एक छोटे प्राइमर का सिंथेसिस करता है, यहाँ मैंने काले रंग में दिखाया गया है। ये एक छोटे प्राइमर का निर्माण करेगा, और इस प्राइमर पर आगे की ओर जो है डीएनए पॉलीमरेज, ये जो है डीएनए पॉलीमरेज है यहाँ पर, ये डीएनए पॉलीमरेज। फिर अगला स्टेप होता है स्ट्रैंड इलोंगेशन। स्ट्रैंड इलोंगेशन में क्या होगा कि ये जो प्राइमर है इसका इलोंगेशन करता है, यानी कि नए न्यूक्लियोटाइड लाकर डीएनए पॉलीमरेज जोड़ता जाता है और स्ट्रैंड को बढ़ाता जाता है। अब एक चीज आप गौर करना, इस फॉर्क में एक जो हिस्सा है वो तो कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है, दूसरा जो है टुकड़ों में हो रहा है। इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, LEADING, लीडिंग स्ट्रैंड। इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। इसको दूसरे वाला जो टुकड़ों में बनता है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। लीडिंग और लैगिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, जब स्ट्रैंड खुलेगा तो एक स्ट्रैंड तो होगा 3 to 5 डैश और दूसरा है 5 to 3 डैश। अब जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है, यानी कि 5 से 5 डैश टू 3 डैश एंड पर ही ये जो है रेप्लिकेट करेगा, या पॉलीमरेज जो है नए स्ट्रैंड का जो निर्माण करेगा 5 to 3 डैश एंड की तरफ करेगा। तो इधर की तरफ तो इस डायरेक्शन में होगा और इधर की तरफ ये इस डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये भी इधर से करे और ये भी इधर से करे। तो इधर तो एक ही
प्राइमर का इस्तेमाल होगा जो कि पूरे स्ट्रैंड को रेप्लिकेट कर देगा। लेकिन यहाँ क्या होगा कि जितना हेलिकेज स्ट्रैंड खोलेगा, मान लीजिए पहली बार यहाँ खोला था इसने स्ट्रैंड, तो यहाँ प्राइमर जुड़ गया, यहाँ से इसने इधर की तरफ स्ट्रैंड का निर्माण करना चालू किया, थोड़ा सा और खुला तो फिर दूसरा प्राइमर जुड़ गया यहाँ पर, और दूसरा जो है पीछे का हिस्सा बनाने लगा। लेकिन ये जो है एक ही प्राइमर पूरे स्ट्रैंड का सिंथेसिस कर देगा, एक ही पॉलीमरेज पूरे स्ट्रैंड का सिंथेसिस कर देगा। तो एक तरफ तो लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। जो बीच बीच में जो फ्रैगमेंट्स के टुकड़ों के रूप में जो है डीएनए का सिंथेसिस होता है उसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। एक जापानीज साइंटिस्ट थे ओकाजाकी, उन्होंने इसको सबसे पहली बार देखा था, इसलिए इनका नाम इनके नाम पर रखा गया ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, टुकड़ों के रूप में। तो स्ट्रैंड इलॉन्गेशन हो गया, यानी कि स्ट्रैंड पूरी तरह से बन चुके हैं। अब काम क्या होता है कि स्ट्रैंड दोनों बन चुके हैं, लेकिन ये जो आरएनए प्राइमर है ये अभी भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये जो है डीएनए के अंदर यदि मिक्स होके चले गए तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज इनको रिमूव करता है, यहाँ से हटाता है, और एक एंजाइम और होता है जो कि आरएनए प्राइमर को जो रिमूव करता है, वो होते हैं डीएनए पॉलीमरेज। और जो बीच में जो गैप है उसको फिल करने का काम करता है लाइगेज। एक एंजाइम होता है लाइगेज जो कि जहां से आरएनए प्राइमर को हटाया है उस जगह को भरने का काम कौन करेगा? लाइगेज। ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में चूंकि उनका डीएनए या जीनोम बहुत छोटा होता है तो उसमें ओरिजिन ऑफ साइट सिंगल एक होती है, जबकि यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये जो है बहुत सारी ओरिजिन साइट्स होती है, मल्टीपल ओरिजिन साइट्स होती हैं। ठीक है। दूसरा अंतर क्या होता है? पॉलीमरेज का। पॉलीमरेज जो होता है इसमें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहलाता है, जबकि यूकैरियोट्स में अल्फा, डेल्टा और ईटा ये तो डीएनए रेप्लिकेशन मुख्य रेप्लिकेशन एंजाइम्स होते हैं। अल्फा, डेल्टा, ईटा। एक एंजाइम और होता है गामा, वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को रेप्लिकेट करता है। ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ये काम आते हैं रेप्लिकेशन के। जब स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो जो स्ट्रैंड्स हैं दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने का काम करता है पिछला जो मैं बीच में ही बताया था कि टाइप 2 टोपोआइसोमरेज। ये जो टाइप 2 टोपोआइसोमरेज होता है, देखो एक होता है टाइप 1 टोपोआइसोमरेज। ये जो टोपोआइसोमरेज है टोपोआइसोमरेज फर्स्ट है, ये है टोपोआइसोमरेज सेकंड। टोपोआइसोमरेज जो फर्स्ट है वो क्या करता है? सिंगल स्ट्रैंड कट लगाता है, यानी कि एक ये दो स्ट्रैंड है तो एक ही स्ट्रैंड में कट लगाएगा, जबकि टाइप 2 जो है वो दोनों स्ट्रैंड में कट लगा देता है, यानी कि यहां से बिल्कुल बीचों बीच में से काट देता है। तो टोपोआइसोमरेज सेकंड जो होता है वो डीएनए को सेपरेट कर देता है और इस तरह से जो है डीएनए पूरी तरह से रेप्लिकेट हो जाता है। ये आपका पूरा जो है डीएनए रेप्लिकेशन था। इसमें यदि ये फॉक डीएनए रेप्लिकेशन फॉक आप बनाकर और उसको जो है समझा देंगे तो ये पूरी तरह से जो है आपका एक कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन होगा। थैंक यू वेरी मच।